एक क्वेश्चन था। बताइए। जैसे हम जैन को माइनॉरिटी ट्रीट करते हैं, तो वो जनरल के अंदर ही आएंगे या फिर मतलब उनको कई जगह पे मतलब ऐसे मैंने नोटिस देखिए, किया। माइनॉरिटी को जो है वो स्टेट वाइज रिजर्वेशन है। यस, जिन जिन स्टेट्स में माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन होगा उनको दिया होगा, उसका बेनिफिट वहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जनरल में आएंगे, है ना। जैसे सर टेम्पल्स में क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कहाँ जैन, टेम्पल में? मतलब कि पुरी वाले टेम्पल में अलाउ नहीं करते हैं जैन को, तिरुपति में भी अलाउ नहीं है कि जैन दर्शन करने हैं। अब देखिए क्या है, अब कोई, अब मुझे तो आज तक नहीं दिखाई डिस्क्रिमिनेशन, है ना, मतलब कि हमें वापस लौटा दिए, किसको। मतलब हम लोग तिरुपति में गए थे तो भी अंदर नहीं जाने दिए मेरे में आईडी पास के नाम पे, और इधर पुरी में भी। तो पुरी में आईडी की जरूरत क्यों पड़ी? पता नहीं वहाँ पे मतलब फुल चेकिंग चल रही थी। क्योंकि मतलब मैं तो 3 बार आई थिंक हो आया हूँ, 10 बार से ज़्यादा माता वैष्णो देवी जा चुका हूँ, 3 बार बालाजी, तिरुपति बालाजी भी जा चुका हूँ, ये मतलब करीब 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ, और मतलब ऑलमोस्ट इंडिया घूम चुका हूँ। पर मुझे आज तक किसी धार्मिक स्थल में आईडी कार्ड देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब ऐसा आपके साथ क्यों हुआ पता नहीं मुझे, बट क्योंकि अगर मेरे साथ चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं और मैंने आज तक अपने सामने वो सारी चीज़ों को नहीं देखी है, तो उसको लेकर के मैं अभी टिप्पणी करने से बचना चाहूँगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ मैं मंदिरों में या फिर किसी भी कई धार्मिक स्थलों में डिस्क्रिमिनेशन देखता हूँ, तो वो अमीर और गरीब का तो ज़रूर दिखाई देता है मुझे, कि एक वर्ग को आसानी से दर्शन प्राप्त होती है और एक वर्ग को नहीं होती है। वो जो वीआईपी कल्चर, मैं इसका ज़रूर विरोध करता हूँ कि इसका विरोध होना, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। पर कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनके अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ कस्टम्स हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, हाँ, है ना। अब जैसे सबरीमाला ही मंदिर की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं की एंट्री नहीं है एक पर्टिकुलर एज तक, है ना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एज से गुजरती हैं उन महिलाओं की बेसिकली, तो अब ये उनका रूल है, नियम है, हाँ, है ना। अब मैं बताऊं तो मैं उज्जैन जब दर्शन कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2 बार जब मैं उज्जैन दर्शन किया हूँ, तो हम 3 लोग दर्शन करने गए हुए थे। यस, उसमें से एक व्यक्ति मुस्लिम भी था। कौन था? मुस्लिम। तो मुझे पर्सनली कभी ये दिक्कत तो नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो लड़का मुस्लिम था, पर वो हमारे साथ गया, बढ़िया माता महाकाल के दर्शन किए उसने, दर्शन करके आया वो, और वहाँ शिप्रा नदी में भी नहाया, वो सब उसने फॉलो किया हमारे साथ, आया ना, कहीं भी किसी को नहीं रोका गया। तो पर्सनली मैं तो आज तक ऐसा नहीं देख पाया, और अगर किया जा रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपने कभी इस चीज़ को फेस किया है, तो मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन का हमेशा से विरोध करता रहा हूँ कि धार्मिक स्थल सबके लिए खुले होने चाहिए। धार्मिक स्थल में यदि ईश्वर ने किसी को नहीं बोला है कुछ ना करने के लिए, तो इंसान कौन होता है उसे रोकने वाला, हाँ, या ना। हम केवल एक माध्यम है वहाँ पर पूजा पाठ के, और कुछ नहीं है। हम खुद ईश्वर नहीं बन सकते, ये समझना होगा हमें, हाँ, या ना। ईश्वर ने अगर ये कहा है कि सभी एक समान हैं, तो सभी एक समान हैं। यस, धर्म, जात, वर्ग आदि आदि बांटने वाला तो इंसान है ना। किसने बांटा हमें? हम खुद बांटे हैं, भगवान ने थोड़ी ना बांट कर भेजा। मुझे बताइए कि अगर मैं एक मुस्लिम व्यक्ति, एक क्रिश्चियन व्यक्ति और हिंदी व्यक्ति, तीनों की डेथ हो गई है और जस्ट अभी हुई है, तो उनके ऑर्गन्स निकालने हैं मुझे उनके बॉडी से, तीनों के बॉडी के मैं ऑर्गन्स निकाल रहा हूँ, किडनी, हार्ट एंड ऑल, तो तीनों में लिख कर आया है क्या
कि मुस्लिम का किडनी है, ये हिंदू का है, ये क्रिश्चियन का है, कहीं नहीं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर ब्लड लेते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है अगर शरीर में, तो वहाँ लिख कर रखा होता है नहीं नहीं ज़्यादा गाढ़ा लाल इनका है, हल्का लाल इनका है और सफ़ेद कलर का उनका ब्लड है। कहीं पर ऐसा देखा है कभी? अगर भगवान ने हमें बनाते समय कोई अंतर विभेद नहीं किया है तो हम कौन होते हैं करने वाले? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ है ना। वो तो हमने अपने सामाजिक परंपराओं, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के समय ये विभेद कर दिया, क्योंकि अधिकार जब लोगों को मिलते हैं तो वो अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते, जिनको भी मिला हो, हाँ या ना। जिनको भी अधिकारों की प्राप्ति होती है वो अपने अधिकार नहीं छोड़ना चाहते, और अधिकार को ना छोड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था भी बना सकते हैं जिसमें एक ऊंचा और एक नीचा हो। यस, कि एक वर्ग था जहां पर पर्टिकुलर जब उनके हाथ में एक जगह की राजशाही आई तो फिर वो राजा बनकर बैठना चाहते थे, हाँ या ना। और राजा बन के बैठने के लिए जिस तरीके की व्यवस्था बनानी उनको सही लगी उन्होंने बनाई, और वो व्यवस्था आगे बढ़ती चली गई। जिन राज्यों में रिजर्वेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आए, हाँ या ना, वहां पर जब रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई तो लोग उठ खड़े हुए, क्योंकि और वो लोग और सच में जिनको लाभ मिलने चाहिए था वो लोग नहीं, जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए वो लोग। अब जैसे राजस्थान में एक आंदोलन हुआ रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, और उस रिजर्वेशन में जितने लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, जितने लोग, हाँ या ना, कोई भी व्यक्ति 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख की गाड़ी से नीचे नहीं आया था। मोटी मोटी सोने की चैन, हाथ में सोने के कड़े, और वो रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ने आए थे कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों? वही है बस। तो जब आप सिस्टम को बदलने का प्रयास करते हैं, जो सिस्टम लोगों ने बना रखा है, तो फिर उस पर तो विवाद होता है, हाँ या ना। चलिए, क्लियर हो पा रहा है? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए बी सी डी ई एफ जी हमने देखा था कल की क्लास में। सबसे पहले हेडिंग बनाई है आर्टिकल 19 1 ए। आर्टिकल 19 1 ए क्या कहता है? आर्टिकल 91 ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ या ना। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि हमें प्राप्त होगा, परंतु यह है क्या? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इसे समय समय पर डिफाइन किया सर्वोच्च न्यायालय ने, और इस अधिकार को बहुत विस्तृत कर दिया, बढ़ा दिया। क्योंकि पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, पर आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के जमाने में आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हाँ या ना, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, आदि की, और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं के द्वारा विस्तृत हो गई। यह अधिकार आपको मिला था, किससे? संविधान से, पर वो विस्तृत हो गई। तो एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा, मैं उसको समझाते चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले, अपने या किसी अन्य के विचारों को, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, राइट टू प्रोपगेट one's views as well as views of others,
अब इसका माध्यम आप कुछ भी अपना सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर। आप अपने विचारों को रखिए, सामने रखिए, प्रसारित करिए। पर हाँ, आप अपने विचार रखते समय दो जाति, दो वर्ग, दो धर्म को लड़ा दिए, ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी विचार रखी है तो शांतिपूर्वक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम स्टेज में खड़े होकर अपने विचारों को प्रसारित कर रहे हो, बात कर रहे हो, और वहां पर बोल रहे हो कि भाई जितने भी ये धर्म वाले हैं दूसरे धर्म वालों को कूट दो। तुम लोग व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, पब्लिक ऑर्डर। तो ये आजादी तुम्हारे पास नहीं होगी। मैं इसके अपवाद भी पढ़ाऊंगा, रिस्ट्रिक्शंस, कि कैसे इन अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। हाँ या ना? अभी तो अधिकार मिल रहे हैं पर इन पर रोक भी लगेगी। यस, क्योंकि आर्टिकल 17 को अगर हम देखें हाँ या ना, तो आर्टिकल 17 एक अधिकार दिखता है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं, इसके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यस, जबकि अन्य सभी अधिकारों के आपको कोई ना कोई अपवाद या क्या दिखाई देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस दिखाई देते हैं, कि उस पर कुछ ना किसी प्रकार से क्या लगाई जा सकती है, रोक। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब प्रेस की स्वतंत्रता की आवश्यकता थी कि न्यूज़पेपर वाले, न्यूज एजेंसी वाले फ्री होकर चीजों को छाप सकें। नहीं तो अभी आपको मैं एक लाइन लिखवाऊंगा तो और समझाऊंगा उस चीज को। जब 1975 में इस देश में आपातकाल लगाए गए तो सबसे पहले जितने भी न्यूज चैनल वाले या फिर पेपर छापने वाले थे उनको उठा जेल में डाल दिया गया, बस इसलिए क्योंकि वो सरकार के बारे में सच्ची खबर छाप रहे थे, झूठी नहीं, सच्ची। और उस समय की सरकार ये चाहती थी कि न्यूज़पेपर्स में भी सेंसरशिप हो, मतलब क्या छापे और क्या नहीं वो सरकार तय करे। तो फिर न्यूज का मतलब क्या हुआ भाई? मीडिया इज हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर है। और पब्लिक की आवाज उठाने का काम कौन करता है? न्यूज वाले। और अगर वो भी सरकार की बात करने लग जाएं तो फिर हमारी बात रखेगा कौन? यस, सबसे अच्छा न्यूज चैनल आज तक किसी का नहीं हुआ, पता नहीं किसका है। यस, ऐसे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं कि जहां पर देखिए पहले तो एक न्यूज चैनल खोलो तो लगता था कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो वाला न्यूज चैनल खोलो तो ऐसा लगता था अरे बहुत बेकार है बीजेपी, तो कांग्रेस अच्छी है। मतलब ये न्यूज चैनल बटी हुई है भाई इस देश में, मतलब ये हालत है। देश के न्यूज चैनल को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए कि वो हमेशा सच्ची खबर दिखाए, जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत। अब मोदी साहब ने ऐलान किया भाई पेट्रोल डीजल थोड़े कम यूज करिए, फॉरेक्स रिजर्व में दिक्कत आ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रुपीस की वैल्यू गिरती जा रही है। मतलब ये लाइन उन्होंने नहीं बोला पर कारण यही है उनका बोलने का। इकोनॉमी पढ़ोगे समझ में आएगा, क्योंकि जितनी देखो उन्होंने क्या बोला, गोल्ड मत यूज करो, उन्होंने क्या बोला पेट्रोल डीजल कम यूज करो, उन्होंने क्या बोला पाम ऑयल एंड ऑयल कम यूज करो। क्यों? ये सारी चीज आयात होती है इस देश में, इंपोर्ट करते हैं हम, और आयात करेंगे तो क्या होगा, डॉलर इस देश से बाहर जाएगा। डॉलर इस देश से बाहर जाएगा तो क्या होगा, डॉलर की कमी होगी देश में, और जिस चीज की कमी होती है वो चीज महंगा होता जाता है देश में। हाँ या ना? हरियाणा चली जाइए, हरियाणा में लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या अधिक है, इसलिए वहां लड़कियां दहेज ले रही हैं, लड़के नहीं। ये वाली हालत हो गई है कि लड़के वाले दहेज देने के लिए तैयार हैं कि हम दे देंगे, लड़की दे दो बस, लड़की होनी चाहिए बस वो। इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है। फोटो तो बाद में देख लेंगे। तो जिस भी चीजों की संख्या कम होगी और खरीदने वाले ज्यादा होंगे, और क्या बोल रहे हैं, विदेशी भ्रमण को करने के लिए कम बोला उन्होंने, विदेश कम जाओ, क्योंकि तुम विदेश जाते हो तो क्या लेके जाते हो, डॉलर्स। लोग
इसको अलग तरीके से व्याख्यायित कर रहे हैं, पेट्रोल की कमी हो गई है क्या? अरे पेट्रोल की कमी होती तो गोल्ड में क्यों घुसते, वो विदेश घूमने के लिए क्यों घूमते, वो ऑयल में क्यों घुसते? ये पूरा पूरा इकोनॉमी क्राइसिस को लेकर है, जिसमें डॉलर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है और रुपीस डॉलर के अपेक्षा गिरता जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे तुम देश के बाहर जाते हो, पढ़ने हो, घूमने हो, और अभी एक विदेश घूमने का कॉन्सेप्ट इस देश में ज्यादा बढ़ा है, विदेश में पढ़ने का कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़ा है, तो लोग डॉलर्स लेकर जाते हैं देश के बाहर। यहां से डॉलर लेके जाओगे ना तुम, और जब डॉलर लेके जाते हो या फिर तुम किसी और देश में अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हो, तो भाई वो अगर तुमको डॉलर दे रहा है उसके बदले, तो वो रुपीस ले रहा है, तो रुपीस को फिर कहां से एक्सचेंज करेगा? हमसे ही तो करेगा। यस, तो डॉलर्स देश के बाहर जितनी जाएंगी, डॉलर की मात्रा क्या होने लगेगी? कम। रुपीस की मात्रा क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और डॉलर खरीदने वालों की डिमांड क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। डॉलर कम हो गया तो क्या करेंगे लोग? ज्यादा रुपीस देकर डॉलर खरीदने का प्रयास करेंगे। तो डॉलर जो पहले मान लेते हैं 80 रुपए की थी, वो फिर 100 रुपए में बिकेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है ना, कि जैसे एग्जांपल के लिए वो मैं एक बार बीच में मूंगफली लेने बाजार में गया, है ना, पुरानी बात है, और मैं लेके आया तो मेरे ख्याल से 80 या 100 रुपए किलो मुझे मिला, है ना। और उससे 4-5 दिन बाद फिर कोई त्यौहार आ गया जिसपे वो मूंगफली की भी पूजा होती है, उसमें रखते हैं पूजा में। उस दिन मैं लेने गया तो उस दिन 50 रुपया पाव बोलता है सामने वाला मेरे को। क्या हुआ? उसकी संख्या उतनी ही थी पर खरीदने वालों की संख्या, तो अब लोग ज्यादा पैसा देने के लिए, तो वो चीज क्या हो गई? महंगी हो गई। आ रहा है समझ में? इस तरीके से काम करता है ना मार्केट। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। यस, चलिए थर्ड पॉइंट, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स। परे नहीं कि गुटखे की प्रचार कर रहे हो तुम, लिकर्स के प्रचार कर रहे हो। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ऐसे होने चाहिए जो हार्मफुल ना हो किसी को लेकर, है ना। इसीलिए पहले वो गुटखे का प्रचार करते थे हमारे एक्टर्स, फिर बाद में दाने दाने पे स्वाद, अब है ना केवल पान मसाला बोलते हैं वो उसको, है ना। अब गुटखा नहीं कहते, क्या कह रहे हैं? पान मसाला। यस, मतलब केवल वो एक तरह से सुपारी हो गई, अब वो उसमें तमाकू नहीं है ना, तो वो अब हार्मफुल नहीं रही। तो ये बड़े बड़े एजेंसीज वाले रास्ता ढूंढ लेते हैं अपने एडवर्टीजमेंट के कहीं ना कहीं, है ना। दाने दाने पे केसर का स्वाद, पता नहीं कहाँ केसर है, ठीक है। मतलब तुम 1 रुपए का पाउच ले रहे हो, उसमें भी केसर मिल जाए तुमको, तो फिर क्या बात है? भाई इतनी सी केसर की डब्बी तुम लेते हो तो 500-1000 रुपए की आती है, उससे कम नहीं आती। और तुम 1 रुपए का गुटखा खाने जा रहे हो, उसमें सुपारी मसाला पता नहीं क्या क्या है, उसमें भी केसर भी है। मतलब गजब हो जा रहा है इस देश में। तो बेसिकली अब सरकार, और इसलिए अब देखेंगे कि जो सिगरेट वगैरह के डब्बे आते हैं उसमें भी सरकार, इसीलिए पहले क्या होता था उसमें केवल सिगरेट का नाम लिखा होता था, हाँ या ना। तो सरकार ने कहा नहीं नहीं, आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि इससे क्या हार्म हो रहा है आपको, है ना। ये सारी चीजें, कोई भी अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो वहां पर देखते हैं लिख कर आ जाता है, अगर कोई सिगरेट वगैरह पी रहा है वगैरह, कोई भी लिकर पी रहा है तो हार्मफुल, है ना, क्योंकि ये इनका एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब देखिए,
राष्ट्र की सुरक्षा को छोड़ दें, देश की सुरक्षा, तो सामान्य तौर पर आपके फ़ोन को कोई भी सरकार टैप नहीं कर सकती। ऐसे ही नहीं कर सकती कि नहीं आपका फ़ोन टैपिंग में लगा दिया कि ये क्या बात कर रहा है देखता हूँ। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ बातचीत कर रहे हैं उससे देश की सुरक्षा को खतरा है, लोक व्यवस्था को खतरा हो सकता है, तो सरकार आपके फ़ोन को टैप करेगी, नहीं तो नहीं कर सकती। ऐसे ही दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 को आपस में जोड़ा और कहा कि किसी की भी निजी बात सुनना उसके प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। किसका उल्लंघन होगा? प्राइवेसी का। आर्टिकल 21 प्राइवेसी की बात करता है और आर्टिकल 91 कहता है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद आपके फ़ोन में एक चेंजेस आया कि अब आप किसी से भी बात करते हैं और अगर बात करते समय अगर आपको कॉल रिकॉर्ड करनी है तो आप एक बटन दबाते हैं रिकॉर्डिंग का, तो तेजी से चिल्ला देता है ना, कि फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हो रही है। यस, क्योंकि आप किसी से छिपाकर उसके कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए फ़ोन में चेंजेस आई है। क्लियर हो पा रहा है? नहीं तो नहीं। अब कई लोग आज भी पुराना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराने मोबाइल फ़ोन में आज भी वो फीचर अप्लाई नहीं हो पाई है, बिकॉज ऑफ अपडेट नहीं आया। यस, कि ताकि हम सामने वाले के कॉल को क्या कर पाएँ? रिकॉर्ड कर पाएँ। पर अब जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें आप डायरेक्ट कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे ही कॉल रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे तो उसमें आवाज़ आने लग जाती है कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब आप सामने वाले से छिपा नहीं सकते कि आप उसकी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 91(a) और आर्टिकल 21 दोनों का उल्लंघन है, प्राइवेसी का भी और फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार के भी। क्लियर हो पा रहा है? नहीं आया समझ में? आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, प्रसारित करने का अधिकार। प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी एकाधिकार नहीं है। एकाधिकार नहीं है। इंग्लिश में लिखिएगा, राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली, गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे अगर आप चाइना चले जाइए, आप नॉर्थ कोरिया चले जाइए, तो वहां पर राइट टू टेलीकास्ट नहीं है उनके पास। वहां पर जो न्यूज चैनल है उन पर किसका मोनोपोली चलता है? सरकार का। वहां सारे न्यूज चैनल्स वही छापती हैं जो कौन कहता है? सरकार। समझ में आ रहा है? वो सरकार की ही बातें छापती हैं। वहां की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रीली काम नहीं कर सकती। वो किसके कंट्रोल पर काम करती हैं? सरकार के। मतलब वो अधिकार चाइना और नॉर्थ कोरिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्राप्त नहीं है, जबकि भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये अधिकार प्राप्त है। अधिकार ही प्राप्त है बस, है ना। वो इस अधिकार को एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनकी बात है, आप सब जानते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा, अब ये अधिकार बस है ना जो मैं लिखवा रहा हूं, ये इसको फॉलो मत करिएगा मैडम, कूट देंगे आपको पकड़ के। यस, किसी राजनीतिक दल या संगठन, किसी राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार। बंद करते हैं ना, आज भारत बंद, आज छत्तीसगढ़ बंद, बंद के खिलाफ अधिकार या विरुद्ध अधिकार। इंग्लिश में लिखिएगा, राइट अगेंस्ट द right against the band called by a political party or organization
मतलब अगर आपके घर के तरफ कोई आए, बोले नहीं नहीं आज हम छत्तीसगढ़ बंद रखे हैं, बिलासपुर बंद रखे हैं, तो आप मना कर सकते हैं उनको, नहीं 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 मैं नहीं करूँगा। पर फिर उसके बाद आप जानिए, मैं तो पढ़ाया बस हूँ भाई। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस राइट को एंजॉय करने से पहले सोच लेना, हाँ या ना। आता है कोई तो चुपचाप बंद कर देना। एक बार तो मुझे याद है कि मैं यही आर्टिकल पढ़ा रहा था और कुछ छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान हुआ था, तो फिर भीड़ वाले आकर कोचिंग को बंद करवा रहे थे, तो फिर मैंने बंद करवा दिया था। यस, तो ये अधिकार सिर्फ पढ़ने के लिए है। सामान्य तौर पर भारत में ये जमीनी स्तर पर लागू नहीं होता, ध्यान रखिएगा कि नहीं अधिकार पढ़कर चले गए तुम एकदम अधिकार को एंजॉय करने, फिर वो एंजॉय करवा देंगे तुमको, ला फिर कोई पुलिस कोई प्रशासन कोई नहीं सुनेगा। बंद कर रहे थे कर देना था, बस यही बोला जाएगा आपको, काहे हीरो बन रहे थे। यस, तो पॉलिटिकल पार्टी अगर बंद का आयोजन कर रही हैं तो भाई शांतिपूर्वक कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपको अधिकार मिला हुआ है, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट, राइट टू नो अबाउट, नेक्स्ट राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ब्रैकेट में लीजिएगा राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, हिंदी में लिखे सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। यस, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ब्रैकेट में लीजिएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है, जिससे आप किसी की भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाया एक अधिकारी के खिलाफ, और वो अधिकारी डर रहा था कि अगर सूचना बाहर आ जाएगी तो मैं निपट जाऊंगा। तो उसने जानबूझ करके ऐसा कहा कि ये जो डाटा है वो करीब करीब इतने पेजेस का है, 48,000 पेज का है ना, और इसके लिए आपको 1.5 लाख समथिंग जमा करने पड़ेंगे पर पेजेस 2 रुपीज़ के एहसास, तब जाकर हम आपको वो सूचना दे पाएंगे करके, हाँ या ना। पर अगर आपको जानकारी हो तो ये हमेशा याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का द रिसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द वेरियस हाई कोर्ट्स, कि अगर कोई आपको हार्ड कॉपी को लेकर के कहता है कि हार्ड कॉपी इतना महंगा है या इतना, तो आप उनसे सॉफ्ट कॉपी में भी डिमांड कर सकते हैं, सीडी, पेन ड्राइव, वॉट एवर, हाँ या ना, में भी आप उस डेटा की डिमांड कर सकते हैं थ्रू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। कोई आपको मना नहीं कर सकता, हाँ या ना। अगर मना करता है तो आपके पास हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, आप जाइए झक मार कर वो सूचना देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो हालत खराब कर सकते हैं ऐसे करप्ट ऑफिसर्स की। यस, जो पद में बैठकर मन लगाकर क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। यस, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, ये अधिकार आप अपने मम्मी और पापा के सामने पूरा उपयोग कर रहे होते हैं। यस, और सामान्य तौर पर भी चाहिए। यस, बट तुम्हारी मम्मी इसका उपयोग तुम्हारे पिताजी के सामने बहुत कम करती हैं। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, शांत रहने का अधिकार या स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, मतलब बोलने का अधिकार है तो ना बोलने का अधिकार भी दिया गया है। चुप रहूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अब ये मैडम ने सीरियसली लिया मेरे बात को। अभी यूपीएससी के इंटरव्यू में गई, अभी उन्होंने कहा सर मैं तो शांत रहने का अधिकार है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, हाँ या ना। आपको वहां पर तो बोलना पड़ेगा ना। यस, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब पर हाँ, इसीलिए ये आपको अधिकार है कि अगर आप कहीं चाहें, अगर ये न्यायपालिका में ही खड़ी हुई हैं, आपसे न्यायपालिका कोई प्रश्न पूछ रहा है और किसी प्रश्न पर आप उत्तर नहीं देना चाहती, तो आप शांत रह सकते हैं, ये आपका अधिकार है, हाँ या ना। आपको कोई नहीं रोक सकता। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, राइट
अगेंस्ट imposition of pre-censorship, right against imposition of pre-censorship on a newspaper। यही वाला बात कर रहा था मैं, हाँ है ना, कि एक समय था कि न्यूज़पेपर में क्या लगा दिया गया था, प्री सेंसरशिप, मतलब पहले देखा जाएगा क्या छापेगा और क्या नहीं, उसके बाद छापेंगे, ये वाली हालत। तो उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं 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 नहीं, अखबारों में प्री सेंसरशिप नहीं हो सकती, वो स्वतंत्र हैं छापने के लिए, कोई उनको नहीं बोलेगा कि आप क्या छापोगे क्या नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार प्राप्त नहीं। आप किसी के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, पर तुम बोलो कि मैं रोड में बैठ जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, उठूंगा नहीं, हाँ या ना, तो ये आपका अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अगर पुलिस आकर आपको कूट रही है तो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि वो आपके पास अधिकार ही नहीं है कि आप रोड ब्लॉक करके बैठ जाइए, हाँ या ना, हड़ताल का अधिकार नहीं। इंग्लिश में लिखिएगा, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, PICKETING, but no, not right to strike, but not right to strike, but not right to strike। yes, आपके पास प्रदर्शनकारी अधिकार है, आप सरकार का विरोध कर सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाइए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए, निकालिए रैली, जाकर प्रदर्शन करिए और एक सूचना दीजिए कि हम आपके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, ये लीजिए सूचना और ख़त्म करिए। ये नहीं कि आप बैठ गए कलेक्टर के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने कि नहीं अब हम गाड़ी नहीं जाने देंगे, हाईवे नहीं जाने देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये अधिकार आपके पास नहीं है। पर वो अलग बात है कि इस देश में लॉज पूरी तरीके से फॉलो कहाँ होती हैं, हाँ या ना, फॉलो हो तो क्या ही बात है, बट ये अधिकार, हड़ताल का अधिकार आपके पास नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट, अब सब हेडिंग बनाइएगा इसी आर्टिकल 19(1) में, रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। अब आर्टिकल 91 पर हम कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं, कैसे रोक लगा सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19(1) पढ़ रहे थे आप, हाँ या ना, इस पर रोक लगाया जा सकता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से। किससे लगाया जाएगा? अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 से रोक लगाया जाएगा। 1A पर रोक किससे लगाया जाएगा? अरे बोलिए भाई, 19 क्लॉज 2 से। कैसे लगाया जाएगा? तो अब इसको हेडिंग बनाइए, 19 क्लॉज 2, और उसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? राज्य की, मतलब देश की। मतलब आप किसी भी ऐसे जगह का वीडियो, फोटोज नहीं ले सकते जहां से देश को खतरा हो सके, हाँ या ना। जैसे जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद NDTV न्यूज़ चैनल ने कुछ ऐसे एरिया के वीडियोस प्रकाशित कर दी जहां पर प्रतिबंध है कैमरा ले जाना, हाँ या ना, तो उनको उसके लिए दंड दिया गया और एक दिन के लिए ऑफ एयर किया गया NDTV चैनल को, है ना, ब्लैकआउट कर दिया गया था एक दिन के लिए, कि एक दिन वो न्यूज़ चैनल नहीं चलाएंगे। सज़ा था वो उनके लिए। यस, तो ये जो सज़ा मिली वो क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने जो अधिकार उनको मिला हुआ था सीमित तरीके से उसका उल्लंघन किया, है ना। आपको चीज़ों को प्रसारित करने का अधिकार तो है, आपको चीज़ों को न्यूज़ में, मीडिया में लाने का अधिकार तो है, पर आप ऐसी चीज़ों को नहीं दिखा सकते जिससे देश का खतरा पैदा हो जाए, है ना। यस, आप ऐसी सूचनाएं बाहर लेकर नहीं आ सकते जिससे देश को खतरा पैदा हो जाए, है ना। तो ऐसी सूचना, और इसीलिए क्योंकि समय के साथ देखा जा रहा था कि हनी ट्रैप एंड ऑल बढ़ता जा रहा था और
सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के चक्कर में ये आर्मी पर्सनल्स भी अपने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में डालने लगे थे कि हेलो दोस्तों मैं खाना खा रहा हूँ वगैरह वगैरह करके, आया ना। उसमें दिक्कत ये होती थी कि कई बार बहुत सेंसिटिव जोन की भी वीडियोस और फोटो बनाकर ये डाल देते थे, आया ना, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे खिलाफ वाले जो देश है पाकिस्तान और अन्य देशों के तक पहुंच जाती थी, यस, जिससे बड़ी इशू क्रिएट हो सकती थी और हुई भी है। तो उसके लेकर के फिर आर्मी ने अपने आर्मी पर्सनल्स के लिए जारी किया आदेश कि कोई भी अब सोशल मीडिया में तब तक यूज़ नहीं करेगा जब तक वो परमिशन ना ले ले। और इसलिए आप देखेंगे कि आजकल वो आर्मी इन्फ्लुएंसर ख़त्म हो गए, अब नहीं दिखाई देंगे आपको, क्योंकि उस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई, हाँ या ना। पुलिस पर भी रोक लगाई गई है कई राज्यों में कि पुलिस वर्दी पर कोई भी रील वगैरह नहीं बनाएंगे, नहीं तो रील का प्रचलन कैसे बढ़ा था इस देश में। आज के तारीख में पता नहीं क्या हो गया है हमारे अधिकारियों और ऑफिसर्स को, बच्चों को। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम पढ़ लिख के एक अधिकारी बनो, अधिकारी बनने के बाद लाइफ एंजॉय करो, सोशल मीडिया यूज़ करो बहुत अच्छा है, अपनी चीज़ों को डालो, पर तुम रीलबाज अधिकारी बन जाओ ये मत करो, हाँ या ना। फिर तुम क्या करते हो कि तुम अपने काम से ज़्यादा ना उन कामों को ध्यान देते हो जिसमें तुम नाम कमाओगे, रील बनाने में मजा आएगा, फिर तुम उसको करने का प्रयास ज़्यादा करने लगते हो। पर तुम्हारे अधिकारी बनने के पीछे के एम ये नहीं था, हाँ या ना। जैसे कई अधिकारियों को, छत्तीसगढ़ के कई पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं या कई रैंक के ऑफिसर हैं, उनको मैं साफ कहता हूं दे आर द फुल टाइम यूट्यूबर्स एंड द पार्ट टाइम ऑफिसर्स। वो इस लेवल पर जा चुके थे रील्स बनाने वाले चक्कर में। उत्तराखंड के एक आईएएस अधिकारी हैं, वो बाद में जाते हैं, पहले उनका इंस्टाग्राम पहुंच जाता है, ये वाली हालत है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ दूर रहना चाहिए और सरकार ने कई जगह पर पुलिस वालों के लिए, फिर अपने अधिकारियों के लिए नोटिस जारी किया है कि अब वर्दी में या काम के दौरान कोई भी रील्स एंड वीडियो नहीं बनाएंगे। और इसको लेकर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत बेहतर तरीके से इसको फॉलो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तुरंत सस्पेंड होते हैं, तुरंत, अगर वर्दी में कोई रील बनी तो। छत्तीसगढ़ में ऑर्डर तो आया पर फॉलो उतने तरीके से नहीं हो रहा। आज भी मैं देखता हूँ कि लोग रील्स बना के, और कि देखिए वो आपका काम है, अगर कल होली है तो आपका काम है कि आप पुलिस के साथ रोड पर निकलें और शांति सुरक्षा बनाए रखने की अपील करें। इसका ये मतलब नहीं कि 50 गाड़ी अगर आपके पीछे चल रही है तो आप उसको रील बनाकर यूट्यूब में डाल दें भौकाल दिखाने के लिए, है ना। ये सब फर्जीपना है, तो इन सारी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, है ना। ये कहीं ना कहीं गलत संदेश देता है। और आज की तारीख में जैसे ही कोई, आप देखोगे सीजीपीएससी निकला, यूपीएससी निकला, पहला काम ये नहीं माइंडसेट होता कि नहीं हम कुछ अच्छा करेंगे, पहला काम क्या होता है, चैनल बना देते हैं, ये वाली हाल। यस, चलिए, तो राज्य की सुरक्षा, हाँ एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका। एक यूट्यूबर थे, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक थे, बट वो भारत में बहुत लंबे समय तक रहे, उनकी वाइफ भी भारत की हैं, गुड़गांव में उन्होंने घर वगैरह भी लिया था। पर वो यूट्यूबर क्या करते थे, भारत में वीडियो बनाते थे, फिर पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान से भारत आते थे, फिर पाकिस्तान जाते थे। तो भारत सरकार को आंतरिक जानकारी ये प्राप्त हुई कि कहीं ना कहीं वो आदमी भारत की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन कहाँ ले जाकर दे रहा है, पाकिस्तान में दे रहा है। यस, वो घूमने के नाम से पाकिस्तान जा रहा है, कि कैसे जा रहा है वो तो सूचना आईबी के पास होगी, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास, और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से उस ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के ऊपर भारत में एंट्री क्या कर दी गई, बैन कर दी गई कि आप अब भारत नहीं आ सकते। यस, किस वजह से, राज्य की सुरक्षा, नहीं तो भारत में भ्रमण करने का अधिकार है या नहीं आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स। अब हुआ क्या समझिए, हमारे पंजाब के पूर्व महान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी थे। एक बार उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, कमेंट कर दिया
कि भारत में उस समय कोविड का सेकेंड राउंड आ चुका था, आया ना, जो ज़्यादा खतरनाक था, लोग वैसे ही डरे हुए थे। और उसी समय उन्होंने एक बात कही कि क्योंकि भारत और सिंगापुर के बीच संबंध बहुत अच्छे हो रहे थे, सिंगापुर और भारत के बीच डिफेंस रिलेशन बन रहे हैं, मतलब वो हमसे हथियार खरीद रहे हैं। और उसी बीच अरविंद केजरीवाल साहब एक टिप्पणी करते हैं कि सिंगापुर में एक नया वेरिएंट मिला है कोविड का, कोरोना का, हाँ या ना, जो कि सीधे बच्चों को इफेक्ट कर रहा है और बच्चों की डेथ हो रही है। तो सिंगापुर से भारत में आने वालों पर रोक लगाई जानी चाहिए। यस, जब उन्होंने कमेंट किया तो सारी चीज़ें न्यूज़ में चलने लगी, सिंगापुर तक बात पहुंची, तो सिंगापुर की तुरंत ही एम्बेसी जो है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो भारत सरकार से आके मिले। ये क्या हो रहा है भारत में, क्यों फेक खबर चलाई जा रही है हमारे देश के खिलाफ, इससे हमारे और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। फिर तुरंत ही भारत की तरफ से जो भारत के विदेश सचिव थे, वो प्रवक्ता के तौर पर भारत के आते हैं और अपनी बात रखते हैं, हाँ है ना, कि ऐसी कोई भी सूचना भारत सरकार के पास नहीं है कि सिंगापुर में कोई नया वेरिएंट मिला हो। और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कही गई बात वो उनकी स्वयं की है, निजी है, उसकी हम आलोचना करते हैं, हाँ है ना, और समस्त न्यूज़ चैनल और मीडिया से अनुरोध करते हैं कि उसको ना प्रसारित करें। यस, और हम अनुरोध करते हैं कि आगे जाकर वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बातें ना कहें तुरंत। क्यों? मतलब उनकी बात पर रोक लगा दी गई, उन्होंने जो कहा उस पर रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा बोले गए शब्द से दो देशों के संबंध क्या हो रहे थे, खराब। ये पॉइंट यस लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। वही मैंने बताया कि तुम स्टेज में खड़े होकर अपनी बात, अपने विचार रख रहे हो, ठीक है, और विचार रखते रखते तुम दो धर्मों को लड़ाने की बात करते हो, किसी धर्म विशेष के बारे में गलत बात बोलते हो, जिससे विवाद हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, तो ये अधिकार आपके पास नहीं होगा। मतलब अगर आपके कुछ बोलने से, कुछ प्रसारित करने से, कुछ चीज़ें न्यूज़ में छापने से अगर लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो ये अधिकार आपके पास बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, शिष्टाचार या सदाचार, डिसेंसी और मोरालिटी। शिष्टाचार या सदाचार, डिसेंसी और मोरालिटी, अभी इस पर बहुत ज़्यादा बात चल रही है भारत में कि हम सोशल मीडिया और OTT चैनल्स कि हम बड़े बड़े मूवीज़ एंड ऑल में तो सेंसरशिप करते हैं, A ग्रेड मूवी, B ग्रेड मूवी, C ग्रेड मूवी, इस तरीके से उसको डिवाइड कर लेते हैं कि अगर कोई मूवी B ग्रेड की है तो उसको बच्चे नहीं देख सकते, 18 से कम के बच्चे, हाँ या ना। उस मूवी को देखने के लिए आपको ID कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मूवीज़ को बांट दिया जाता है सेंसरशिप के द्वारा। पर OTT चैनल्स और ख़ासकर इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब भी अभी अपने पर रोक लगा दिया है। बहुत सारे कंटेंट्स अगर गलत है तो उस पर वो हाइड हो जाती हैं, है ना। पर इंस्टाग्राम अगर OTT चैनल्स को देखें तो वहाँ पर खुलेआम गंदगी परोसी जा रही है ना। लोग व्यूज़ और अपने वीडियोज़ को करने के लिए कुछ भी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, जो एक छोटा बच्चा भी देख सकता है और बड़ा व्यक्ति तो देख ही रहा है, और इसीलिए वो वीडियोस बना रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना। तो पूरी गंदगी परोसी जा रही है, खासकर लड़कियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, ताकि उनके वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित हों, हाँ या ना। और कई पुरुष भी जो हैं वो ऐसे वीडियोस जानबूझकर बनवा रहे हैं या बना रहे हैं ताकि उनके व्यूज़ ज़्यादा मिले। यस, वो अपने वीडियोस में खासकर लड़कियों को लेकर जरूर आ रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा व्यूज़ मिले, ज़्यादा वायरल हो। तो इस पर रोक नहीं लगाई जा पा रही है अभी, है ना। तो मुझे मानना है कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी ये डिसेंट नहीं है और कहीं से भी मोरल नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ों पर भी क्या लगाई जानी चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए कि इंस्टाग्राम में आप क्या डालेंगे,
किस तरीके की चीज़ें डालेंगे, किस लेवल तक की चीज़ें डालेंगे, है ना। आप OTT चैनल्स में अगर कोई OTT या कोई आप चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें जो वीडियोस होंगी वो किस स्तर तक चीज़ों को दिखा सकती हैं, है ना। नहीं तो OTTs वगैरह में अगर आप देखेंगे जितने भी आजकल वेब सीरीज आ रहे हैं वहाँ गाली गलौज वगैरह कितने मन लगा के लोग दे रहे हैं, वही मूवीज़ में नहीं मिलेंगे आपको वो, पर OTT चैनल्स में मिलेंगे, इंस्टाग्राम में मिलेंगे लोग, है ना। यूट्यूब में वीडियोस बना कर डाल रहे हैं, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो गाली दे के फेमस हो गए, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में, है ना। तो ये कहाँ से मॉरल हुआ, कहाँ से शिष्टाचार हुआ भाई, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। पर अब देखिए सरकार इस पर कब वो करती है, पर सरकार सीधे तौर पर अभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या इनके ऊपर नहीं घुस रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े प्रचार के स्रोत हैं, है ना इनके, और समय रहने पर ये प्रचार करते हैं उनका, और इसीलिए कई बार ये जो नेता हैं या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं इन पर प्रतिबंध लगाने से थोड़ा सा पीछे हट रही हैं अभी, है ना। बाकी मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर टिप्पणी करे या निर्णय दे ताकि इस पर रोक लगाई जाए, है ना। जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा निर्णय दिया कि किसी भी रेसिडेंशियल क्षेत्र में कोई भी कमर्शियल कार्य नहीं किए जाएंगे। मतलब ये जो आप कॉलोनी के अंदर में दुकान देख रहे हो ना तुम, सिर्फ एक लेटर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ लिख कर अगर नगर निगम को कोई दे दे, इस सारी दुकान सील हो जाएंगी। सिर्फ एक लेटर झक मार के नगर निगम को सील करना पड़ेगा। ये सारे रेसिडेंशियल घर जिधर बने हुए जहां पर दुकान खुली हुई है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन लगेगा और सारे दुकान बंद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी दिल्ली में देखिए लोगों अपना घर ना टूट जाए, घर ना सील हो जाए, दुकान सील ना हो जाए, इसलिए खुद अपने दुकानों को ईंटा लगा के बंद कर रहे हैं कि नगर निगम आने से पहले बंद कर देते हैं। ये वाली हालत है। यस, तो कई बार न्यायपालिका के निर्णय बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब आप कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो सीधे सीधे न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हो। अगर मान लेते हैं कि न्यायालय ने निर्णय दिया राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर बननी चाहिए वहां पर वगैरह वगैरह, आप किसी और धर्म से आते हैं, आपने बोल दिया नहीं 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 सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल गलत निर्णय दिया है, फर्जी है वगैरह वगैरह, ये अगर कह दिया आपने तो ये क्या हो जाएगा, अवमानना हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने न्यायालय की क्या कर दी, अवमानना। और इसीलिए जब जब न्यूज चैनल वाले ओवैसी साहब के पास जाते थे पूछने के लिए, बताइए बताइए खुश हैं राम मंदिर के लिए, तो वो एक ही लाइन कहते थे, हमारे पास रिव्यू पिटीशन फाइल करने का अधिकार है ना, हम फिर से न्यायपालिका जाएंगे, बस वो इतना ही कहते थे। वो कुछ नहीं कहते थे कि नहीं गलत है सही है, वो कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो कह दिए गलत है तो उनके ऊपर क्या लग जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। बोलने का अधिकार है, इसका मतलब नहीं कि तुम न्यायालय के खिलाफ बोलने लग जाओ, न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ बोलने लग जाओ, यह अधिकार आपके पास नहीं होता बिल्कुल भी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मानहानि, डिफमेशन। डिफमेशन, देखिए मैं किसी के बारे में बोल सकता हूं, पर किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकता जिससे उसके प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाए, या मैं किसी को बदनाम कर दूं तो वो मेरे पर क्या लगा सकता है, मानहानि का दावा कर सकता है कि आपने मुझे डिफेम कर दिया, मेरे मान की क्या कर दी, हानि कर दी। हाँ या ना, जो मेरा मान है, जो मेरी वैल्यू है, जो मेरी फेम है, आपने उसे डिफेम कर दिया, हाँ या ना, मान हानि कर दी। मतलब आप ऐसी चीज नहीं बोल सकते जिससे किसी की मानहानि होती हो, कोई डिफेम होता हो। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति आपके खिलाफ कौन सा केस कर सकता है, डिफमेशन की, मानहानि का दावा कर सकता है। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, अपराध उद्दीपन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, INCITEMENT टू एन ऑफेंस। अपराध उद्दीपन, समझिएगा, एक व्यक्ति अपराध कर रहा है, मान लेते हैं कि आप गए चाकू लेकर किसी को मर्डर करने, पीछे भाई साहब खड़े थे, मार 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 बोल रहे हैं, बस ये मार नहीं रहे हैं, बस क्या बोल रहे हैं, मार मार मार, तो सजा दोनों को बराबर मिलेगी।
क्योंकि आपने क्राइम किया पर इन्होंने क्राइम को करने के लिए बढ़ावा दिया, दैट इज अपराधोद्दीपन। मतलब बोलने का अधिकार दिया, ये नहीं कि है ना रास्ते में बवाल हो गया, लोग दूसरे को मार रहे हैं, तुम खड़े होकर बोल रहे हो मार मार भाई गंगा में हाथ धो ले, कूट दे उसको, तो आपके खिलाफ भी उतना ही सजा मिलेगी जितना उस व्यक्ति को मिल रहा है, क्योंकि आप भी अपराध में उतना ही शामिल हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने अपराध को क्या दिया? बढ़ावा दिया। यह है अपराध उद्दीपन। समझ में आ रहा है? अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो प्राइमा फेसे मान लिया जाता है कि आप उससे जुड़े हुए हैं, बट फिर जांच का विषय है, फिर आगे बात ट्रायल होगी, जांच होगी, और जांच में विटनेसेस की गवाही होगी, और सारे गवाही के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आप उससे जुड़े हैं या नहीं। अगर आप सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं तो आप बरी हो जाएंगे, जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपको सजा मिलेगी, है ना। बट आप प्राइमा फेसे तो वहां पर अगर मौजूद हैं, उससे जुड़े हुए हैं, एक कार से क्राइम होता है, उस कार में आप बैठे हुए हैं, तो प्राइमा फेसे आपको भी उसकी सजा मिलेगी। अगर प्रोसिक्यूशन को ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है और ये उनके पक्ष में गवाही देना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आपको यूज़ कर ले, है ना, प्रोसिक्यूशन के हाथ में। अगर प्रोसिक्यूशन आपको अपराधी बनाकर ही, जैसे केस में अभी भी लड़ रहा था जिसमें एक व्यक्ति, 3 लोग थे, 3 लोग ऑटो में गए, एक वहाँ पर उन्होंने लिकर वगैरह पिया, जुआ हुआ खेला बढ़िया, और उसमें आपस में ही लड़ाई हो गई और एक की मृत्यु हो गई, हाँ है ना। और फिर उन लोगों ने उसकी लाश को जाकर के हसदेव नदी में फेंक दिया, कोरबा में, दर्री डैम में, है ना। अब जाकर फेंक दिया। अब जिसमें से जो एक ऑटो चालक था और एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, 3 लोग थे, सॉरी 4 लोग थे, 3 लोग क्राइम में जुड़े हुए थे। तो इसमें जो ऑटो चालक था वो खुद पुलिस थाने में गया और उसने FIR लिखवाई अगेंस्ट दैट 2 पर्सन्स कि उन्होंने इसका मर्डर किया है, और वो लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं भी साथ में चलूँ इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए, आया ना। उसने जाकर कंप्लेन किया, मतलब जब तक उसने कंप्लेन किया वो अपराधी नहीं था। फिर जब जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, तो पुलिस ने ये पाया कि ही इज ऑल्सो अपराधी। पुलिस ने एप्लीकेशन फाइल किया बिफोर दी लंदन ट्रायल कोर्ट कि हम फिर से इस केस को रीट्रायल करना चाहते हैं, फिर से गवाही चाहते हैं, क्योंकि हम इस व्यक्ति को भी अपराधी बना रहे हैं। तो जो अच्छा बन के गया था वही अपराधी बन गया, तो अपराधी को भी अच्छा बनाया जा सकता है, दोनों चीजें होती, हाँ या ना। यस, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसको कल समझाऊंगा। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता एवं अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी